किया है। आम जनता उसको महसूस करती है और महसूस करते हुए कहती है जनता कि नहीं, भाजपा ने ही ईमानदारी से जो लाभ, जो योजना हम तक पहुंचनी चाहिए उसको पहुंचाने का काम किया है। इसलिए फिर एक बार भाजपा सरकार। योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे? पूरा विश्वास रखें, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया के रूप में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम सब लोग फिर मजबूती से आगे बढ़ेंगे। केशव प्रसाद मौर्य का फिर क्या रोल रहने वाला है? उप मुख्यमंत्री ही बनेंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करता है। केशव प्रसाद के बारे में चित्रा जी, अगर आज तक के बारे में तय करें चित्रा जी क्या करेंगी, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ सपा, बसपा, कांग्रेस जैसी पार्टियों की तरह हमारी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह नहीं है। ये बहुत बड़ी पार्टी है, परिपक्व नेतृत्व है, संसदीय बोर्ड है और जो नेतृत्व निर्णय लेता है उस निर्णय का एक एक कार्यकर्ता पालन करता है। मैं तो कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और एक सिपाही के नाते जो दायित्व दिया जाता है उस दायित्व को निर्वाह करता हूँ। जब मैं विधायक बना था उस समय कोई नहीं जानता था कि मैं सांसद बनूंगा। जब मैं सांसद बना था कोई नहीं जानता था मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा। जब प्रदेश अध्यक्ष बना कोई नहीं जानता था डिप्टी सीएम बनूंगा। लेकिन पार्टी के नेतृत्व ने जहाँ जैसी आवश्यकता समझी, मैं एक मजबूत सिपाही की तरह, एक भाजपा के सेनापति की तरह जहाँ जरूरत होती है वहाँ मोर्चे पे डटे रहते हैं। और कमल को खिलाने का एक लक्ष्य है हमारे सामने। कमल खिलाने का मतलब खुशहाली, विकास, सुशासन। अपने दिल की बात लेकिन बताते होंगे ना आलाकमान को कि मन में दिल में क्या है? मन की बात क्या है आपकी? देखिए, मन की बात बताना पड़ता है। वह नेतृत्व तो सपा का हो सकता है, बसपा का हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है। हमारे नेतृत्व इतना परिपक्व रहता है कि वह किसको कब कहाँ किस काम में लगाना है वह सब जानते हैं। और जो जानते हैं उनको बताना नहीं पड़ता है और जिनको बताना पड़ता है उसको बताए के अनुसार हमारे यहाँ कुछ होता नहीं है। हमारे यहाँ जिसकी जहाँ ज़रूरत होती है उसको वहाँ स्थान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, अवसर दिया जाता है। बहुत बड़े बड़े लीडर होते हैं, कई बार मंत्रिपरिषद का हिस्सा होते हैं, फिर बाद में मंत्रिपरिषद में नहीं होते हैं, लेकिन जो जहाँ के लिए फिट होता है उसको वहाँ के लिए काम दिया जाता है। मतलब इशारों में अपने दिल और मन की बात आपने पहुंचा ही दी आलाकमान तक। चलिए आगे बढ़ते हुए 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में। 2017 में आप लोगों ने 325 सीटें गठबंधन के साथ और 312 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इस बार का असेसमेंट आप कह रहे हैं कि 300 पार का, लेकिन अगर 300 पार का है या 80 बनाम 20% की लड़ाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से कहा गया है कि दरअसल यूपी का इस बार का चुनाव 80 बनाम 20% का होगा, तो ये 20% वाले कौन लोग हैं? देखिए, मैं एक नारा लगाया करता हूँ, आप के साथ बातचीत में भी मैं कभी शायद दोहराया हूँ, ऐसा मुझे स्मरण आ रहा है कि लगातार डबल इंजन की सरकार के माध्यम से अगर उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित में हमने बिना भेदभाव के काम किया है, हमने जातिवाद की राजनीति से विकासवाद की राजनीति की ओर उत्तर प्रदेश को लाने का काम किया है और उसके परिणाम स्वरूप में 2014, 2017, 2019 में विजय प्राप्त हुई है। तो मैं नारा लगाता हूं कि 2022 में क्यों हम और आगे बढ़ेंगे। 100 में 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। हमारा क्यों है बंटवारे में? क्योंकि हमने सबके लिए काम किया है, उनके दिल में जगह बनाई है। अगर हमने किसी दिल में जगह बनाई है तो घर से भी एक बार अगर वो निकलेगा कि हम भाजपा को वोट नहीं, हम किसी और दल को देंगे वोट, तो वह भी जब पहुंचेगा मतदान केंद्र तक तब तक वो सोचेगा कि सारा लाभ, सारी योजना, सारा भ्रष्टाचार से मुक्ति, सुशासन, सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त नौकरियां, श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण, दंगा मुक्त प्रदेश, बाबा विश्वनाथ जी का धाम, अविरल गंगा, निर्मल गंगा, 24 घंटे बिजली, चमचमाती हुई पक्की सड़कें या एक्सप्रेस वे, अगर यह सब भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। पक्का मकान भाजपा ने दिया है, घर में बिजली भाजपा ने लगवाई है, शौचालय बनवाए हैं, उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन पहुंचाने का काम किया है। तो वो जरूर सोचेगा मतदान केंद्र तक पहुंचते पहुंचते, अगर घर से कुछ और सोच के निकलेगा तो रास्ते में वो सोचता जरूर है जब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। और मैं मानता हूं भाजपा सबसे अच्छी है। ये 20% कौन है? 80 बनाम 20 की लड़ाई है, 20% कौन लोग हैं? देखिए, मैं यह मानता हूं कि 20% मैंने जो कहा ना, हमने कहा जिस सबके लिए हमने काम किया है और सबका हमें समर्थन मिलेगा। 20% वोटों में ये सपा, बसपा, कांग्रेस
आदि जो राजनीतिक दल हैं उसके अंदर सिमट करके रह जाएंगे, क्योंकि ये जातिवादी राजनीति करते हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये गुंडों, अपराधियों, माफियाओं को संरक्षण देने वाली राजनीति करते हैं। 80% हिंदू और 20% मुस्लिमों की ओर तो इशारा नहीं था। देखिए, मैं समझता हूं, मैंने भी सुना है, मेरे मुख्यमंत्री जी ने 80% हिंदू और 20% मुसलमान की बात नहीं कही है। हम कहते हैं हमारे लिए गरीब गरीब एक समान, किसान किसान एक समान, बेटी बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। आपने कहा बंटवारे में भी हमारा है, इसके पहले के जवाब में, इसीलिए मथुरा की बार बार बात कही जा रही है क्या? क्योंकि भगवान कृष्ण का नाम ले लेके बार बार यादव मतदाताओं को लुभाने की क्या कोशिश की जा रही है? और केशव प्रसाद मौर्य जी ने सबसे पहले इसमें हैट्रिक लगा दी थी, आप ही ने छेड़ा था ये मुद्दा, जिसके बाद सुर्खियां बन गया ये। देखिए, यदुवंशी भी हमारे, रविदास वंशी भी हमारे, राम भी हमारे, शिव भी हमारे, कन्हैया भी हमारे। और अगर कोई इस रूप में सोचता है कि यदुवंशियों को भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर बनाना, या मथुरा की धरती को जैसे अयोध्या और काशी और प्रयाग और प्रदेश के सभी तीर्थ स्थलों का विकास किया गया, उस तरह विकास करना, अगर इसके कारण से कोई और रूप में देखता है तो मैं उसका स्वागत करूंगा। मैं तो इतना कहूंगा, आओ सब लोग भगवान श्री कृष्ण जी की, कन्हैया की भूमि को सजाते हैं, संवारते हैं। कन्हैया जी को मैया यशोदा से लेकर के सब सजाने का ही काम किए हैं, और उनकी धरती को सजाना, वृंदावन को सजाना। अभी हमारे भारत सरकार के जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री थे माननीय नितिन गडकरी जी ने जैसे अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा, वैसे ब्रज की 84 कोसी परिक्रमा का भी ऐलान किया है। उसी प्रकार से बाबा विश्वनाथ जी का धाम बनकर के बिना धर्म के आप लोगों का काम नहीं चलेगा। चुनाव के पहले पूरा धार्मिक माहौल बना देते हैं आप लोग। देखिए, ये कहना कि धर्म के आधार पर हम राजनीति जब करते हैं तो राजनीति हम मुद्दों पर करते हैं, राजनीति विकास के मुद्दे पर, सुशासन के मुद्दे पर। और जब आस्था के जो केंद्र हैं, उन आस्था के केंद्रों का अगर हम विकास करें, और आस्था के केंद्रों के विकास के मामले में अगर कोई राजनीति देखता है तो ये उसके का दृष्टि दोष है। हम रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का समर्थन करते थे, लगातार समर्थन किए, आज रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। आज जो रामलला जी के अस्तित्व को नकारते थे, जो राम भक्तों पर गोली चलाने का काम करते थे, राम भक्तों को जेल भेजने का काम करते थे, शिला पूजन पे प्रतिबंध लगाने का काम करते थे, वह सारे के सारे लोग कहते हैं हम भी राम भक्त हैं। तो ये तो 2014 से जनता के अंदर जो एक परिवर्तन आया, भाजपा का कमल खिलाया, इनको सबको परिवर्तन, ये अवसरवादी लोग हैं, चुनाववादी लोग। सपने में आ रहे हैं अखिलेश जी के, और रोज आकर आशीर्वाद देते हैं कि उन्हीं की सरकार बनेगी। अब रोज आते होंगे तो बीती रात भी आए ही होंगे। देखिए, मैं जहाँ तक मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण जी अगर सपने में आए, अगर अखिलेश जी बता रहे हैं तो एक बात सत्य बता रहे हैं, अगर आए हैं तो हो सकता है आए हों। भगवान आते हैं, सबके सपने में आते हैं, सबको दिखते हैं, लेकिन आए हों तो उनको यही बताए होंगे, अखिलेश जी 2022 में आपके लिए कुछ नहीं बचा है, आप 27 की तैयारी करो, क्योंकि अभी जो अयोध्या से लेकर काशी से लेकर के मथुरा तक की यात्रा है, वह यात्रा भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, कमल का फूल ही कर सकता है। आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में वो हमने करके दिखाया है, और आगे भी करके दिखाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी का अभी यूपी के अंदर कोई भविष्य नहीं है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि 400 सीटें बीजेपी लूज करेगी, इस बार कहीं दिखाई ही नहीं देगी, और पश्चिमी यूपी में तो सुपड़ा साफ हो जाएगा आप लोगों का। भरोसा उस पर करना चाहिए जिसकी बातों में दम हो। मेरा यह मानना है कि श्री अखिलेश यादव जी को निरपेक्ष विवेचना आप करें। चित्रा जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। 2014 में उन्होंने क्या दावा किया था, आप लोग दिखाते नहीं। 2017 के विधानसभा में उन्होंने जब चुनाव लड़े थे, क्या दावा किया था। 2019 में जब बुआ भतीजे और लोकदल और कांग्रेस सब एक हो गए, तब उस समय उन्होंने क्या दावा किया था। दावे की हवा जनता निकाल देती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और जब ईवीएम मशीन के पास जाती तो मोदी जी का ध्यान आता है, कमल का फूल ध्यान में आता है, विकास ध्यान में आता है, सुशासन ध्यान में आता है। गरीबी से मुक्ति के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, गुंडा राज से मुक्ति के लिए किसने काम किया, वह ध्यान में आता है। कह रहे हैं कि राम राज्य तभी प्रदेश में मुमकिन है जब समाजवादियों की सरकार बनेगी। वो तो राम राज देखा है ना, दंगा राज है, वो गुंडा राज है, वो माफिया राज है, कब्जा राज है। कितना त्राही त्राही मची हुई थी पूरे मेरे प्रदेश के अंदर, बर्बाद प्रदेश के रूप में एक छवि बन गई थी कि उत्तर प्रदेश की, जो उत्तम प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश, जिस धरती पर भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान बुद्ध का, भगवान भोलेनाथ जी का स्थान हो, उस स्थान की छवि
पूरे देश और दुनिया में धूमिल करके रख देने का काम श्री अखिलेश यादव जी, जो विकास के विरोधी भी थे, ना वो सत्ता के लायक थे, ना विपक्ष के लायक थे। जब सत्ता में थे तो फेल हो गए, और जब विपक्ष में तो कोई काम नहीं किया। चुनाव से पहले आपने उनको कहीं देखा जनता के बीच में? क्या कोरोना के पहले भी कहीं देखा है क्या? कहीं नहीं दिखाई देंगे। वो जनता के लिए नहीं आते हैं, वो परिवार के लिए आते हैं, वो भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी और माफियागिरी को बढ़ावा देने के लिए आते हैं। ठीक है, अब चूंकि डिजिटल माध्यम से ही ज्यादा चुनाव प्रचार कर पाएंगे आप लोग, सिर्फ 5 लोगों को ही घर घर जाकर इजाजत होगी वोट मांगने की। ऐसे में अखिलेश यादव का ये कहना है कि दरअसल इससे छोटी पार्टियों को तो नुकसान हो जाएगा, और डिजिटल माध्यम में आपकी पार्टी बाहुबली है, वो ज्यादा ताकतवर, ज्यादा शक्तिशाली है। तो चुनाव आयोग को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए और छोटी पार्टियों की मदद करनी चाहिए। देखिए श्री अखिलेश यादव जी, मैं जब से 2012 में विधानसभा में चुन करके आया था, विधायक था, तब वो मुख्यमंत्री थे। मैं तब से लेकर के 2022 के चुनाव की घोषणा होने के दिन, यानी 8 जनवरी को, मैंने उनको सही बोलते हुए देखा, साहस दिखाते हुए देखा कि उन्होंने चुनाव के लिए मतदान होने से पहले, मतगणना होने से पहले उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। अगर कोरोना की इस प्रकार की वेव है जिसके कारण से लोगों को की सुरक्षा को खतरा है, और 5 लोगों की एक व्यवस्था, कोई भाजपा के लिए 50 की व्यवस्था कर दी है, सपा के लिए 5 की कर दी है, ये भेदभाव होता तो समझ में आता। भाजपा रैली करेगी, सपा को रैली नहीं करने दिया जाएगा, बसपा को नहीं करने दिया जाएगा, कांग्रेस को नहीं करने दिया जाएगा, तब तो आरोप सही है। यह सच यह है कि वो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के बल पर जो डरा धमका करके बूथों पर कब्जा करने की बात सोच रहे थे, उनका उस पर पानी फिर गया। चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित में लिया है। लेकिन ये बात तो सच है ना कि अगर डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार की बात करें तो आप लोगों के पास अनुभव ज्यादा है। आपके पास बिहार का अनुभव है, बंगाल का अनुभव है, जबकि उत्तर प्रदेश की बाकी किसी भी दूसरी पार्टी के लिए, अगर हम कांग्रेस को थोड़ी देर के लिए हटा दें, चाहे बीएसपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, उनके पास इसका अनुभव नहीं है। तो फायदे में तो आप लोग हैं ही, इसलिए आप लोग के चेहरे भी खिले हुए हैं चुनाव के ऐलान के साथ ही। अगर वो हमारे प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल हैं तो उनको प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हम तो चाहेंगे कि वो बुरी तरह से हार जाए, उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से कूड़ा करकट या गंदगी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। लेकिन अगर उनके पास तंत्र नहीं है, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास कैडर नहीं है, उनके पास अलग तरीके के लोग हैं, जैसा मैंने कहा, माफिया, गुंडे, अपराधी, कब्जा करो, दंगा करो, ऐसे लोग हैं, तो वो क्या करेंगे समाज की सेवा? उन्होंने जब शासन का मौका मिला तो उन्होंने शासन ठीक से नहीं किया, और जब विपक्ष में बैठने का मौका मिला तो विपक्ष की भूमिका ठीक से नहीं निभाई। उनके पास छोटे छोटे दल तो हैं, राजभर जी भी आ गए हैं, बाकी तमाम दूसरी पार्टियों से भी गठबंधन जारी है। आज अपने चाचा शिवपाल के साथ मिलकर उनको फाइनल करने वाले हैं कि कितने टिकट दे रहे हैं उनकी पार्टी को। 2019 से बड़ा गठबंधन मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी और जो भी भाजपा विरोधी राजनीतिक दल हैं, उससे बड़ा गठबंधन ये अभी तक की सूचना के अनुसार। बाकी सब गठबंधन तो तमाम जो राजनीतिक दल बनाए हैं, मैं किसी के बारे में कुछ कहना उचित नहीं है, जो तमाम छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, उनसे सभी प्रदेशों का नाम आप पूछ लीजिएगा मंच पे जब कोई आवे, कि सभी जो अगर राष्ट्रीय राजनीतिक दल है तो भैया सभी प्रदेशों को नाम तो कम से कम बता दो, संख्या बता दो। वो नहीं बता पाएंगे, तो वो जोड़ लेना अलग बात है गिनती गिनाने के लिए, लेकिन वोट किसके साथ है, जनता किसके साथ है, गरीब किसके साथ है, अगड़ा पिछड़ा दलित किसके साथ है, वो जब देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि तो सब भाजपा के साथ हैं। पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी उनके साथ हैं। 2019 में इमरान मसूद जो कांग्रेस पार्टी के, आपको याद भी होगा उनका बयान, किस तरह का प्रधानमंत्री को लेकर उनकी ओर से विवादित टिप्पणी की गई थी, वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। जब तो ये लोग मिलकर मुश्किलें नहीं बढ़ाएंगे बीजेपी जिस दिन शामिल होंगे उस दिन मैं जरूर बोलूंगा। अभी मैं शामिल होने की जरूर प्रतीक्षा कर रहा हूं, लेकिन होने जा रहे हैं, लगभग मान के चलिए होने जा रहे हैं। कैसे मुझे मानने के लिए तब होगा जब वो अधिकृत रूप से ज्वाइन कर लें। लेकिन 2019 में भी लोकदल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथ था। भाजपा को 64 सीटें जीतने से ये रोक पाए क्या? वो कितने में सिमट गए? कुल 16 सीटों के अंदर सारे विरोधी सिमट करके रह गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, जिनकी सेनापति बन करके उनकी बहन प्रियंका मैडम लगातार अमेठी रायबरेली कर रही थी, सबके समर्थन के बावजूद कांग्रेस के युवराज हार करके यहां से चले गए। किसी का सिक्का नहीं चलेगा बीजेपी के आगे। पूरा विश्वास है जनता भाजपा के साथ है, हमारे कार्यों से खुश है, हमारे विकास कार्यों से खुश है, बिजली से खुश है, पानी से खुश है, गरीब कल्याण की योजनाओं से खुश है। जो तमाम योजनाओं का लाभ, पहले भ्रष्टाचार होता था, कम से कम 10 लाख करोड़ की केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मेरे प्रदेशवासियों को मिला है।
और सपा बसपा कांग्रेस की सरकार का इतिहास, वो स्वयं संसद में खड़े होकर के श्री राहुल गांधी जी के पिताजी जब प्रधानमंत्री थे बोलते थे हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो 15 पैसा जिसके पास पहुंचना है पहुंचता था। कहाँ जाता था 85%, 85 रुपए, तो वो पैसा जहां जाता था। आज मोदी जी ने वो सब दुकान बंद कर दी है। आप बार बार पुरानी सरकारों के भ्रष्टाचार को गिना रहे हैं, जांच क्यों नहीं कर लिया आपने 5 साल में? हमने जांच नहीं, हमने पूरा साफ कर दिया, भ्रष्टाचार का सारा रास्ता बंद कर दिया। 10 लाख करोड़ अगर यूपी के लोगों के लिए खर्चा किया गया है तो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में पहुंचा देने का काम करते हैं। अब कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई कांग्रेसी नहीं, कोई सपाई नहीं, कोई बसपाई नहीं। बीच की सारी जो इस प्रकार की गंदगी थी उसको समाप्त करके जिसका जो योजना का लाभ मिलना चाहिए उस तक हमने पहुंचाने का काम किया है। अकेले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देश में 2 लाख करोड़ से अधिक गई है। अगर ये सब होते तो 30,000 करोड़ मेरे किसानों को मिलता, 1,70,000 करोड़ रुपया ये सपा बसपा कांग्रेस के दलाल खा जाते। आप किसान सम्मान निधि का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि शुरू के 2 चरणों में पश्चिमी यूपी में इलेक्शन होना है और राकेश टिकैत तो हवन पूजन कर रहे हैं जयंत चौधरी के साथ, तो मुश्किलें बढ़ाएंगे किसान? मुझे नहीं लगता, किसान भाजपा के साथ, किसान भाजपा के साथ हैं। जो डैमेज हुआ था तीनों कृषि कानून लाकर, उसको वापस लेने के बाद वो कंट्रोल हो गया। दोनों तरह से पहले भी किसान हमारे साथ थे, लेकिन कृषि कानूनों के वापसी के बाद जो कुछ थोड़ी संख्या में किसान हमारे विरुद्ध भी थे वह भी अब हमारे साथ हैं। इसलिए भाजपा जो 2017 का इतिहास है, पश्चिम का हो चाहे पूरब का हो चाहे मध्य क्षेत्र का हो, माने उत्तर प्रदेश में जो 2017 की हमारी विजय थी उसे हम 2022 में निश्चित तौर से दोहराएंगे। और जो हम कह रहे हैं वही सच होता है, जो अखिलेश जी कह रहे हैं वो सब झूठ होता है, क्योंकि उन्होंने 3 बार जो वादे किए उनका कोई दावा सही नहीं साबित हुआ। और हम दावा करके आज तक के मंच से जा रहे हैं लखनऊ से 300 से ज्यादा कमल के फूल खिला करके भारतीय जनता पार्टी के विधायक 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में होंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी, लेकिन ये होगा कैसे? अगर 2019 के बाद विधानसभा चुनावों का हम आंकड़ा ले लें, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या दूसरे अन्य प्रदेश हो, हर जगह बीजेपी को जितने वोट पहले मिले थे उससे कम ही मिले हैं। और सीटों की संख्या भी आप देखिए, हरियाणा में आपको किस तरह संघर्ष करना पड़ा सरकार बनाने में, महाराष्ट्र में आप सरकार बना नहीं पाए, सबसे बड़ी पार्टी भले ही बने, झारखंड में आपकी सरकार चली जाती है, वहां पर प्रचंड बहुमत से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार आती है। तो हर जगह तो आपका ग्राफ कम हुआ है 2019 के बाद। देखिए, तो ये दावा किस वजह से आप उत्तर प्रदेश को लेकर कर रहे हैं कि 403 में से 300 पार बीजेपी हो जाएगी? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश को लेकर के दावा कर रहा हूं, जो हमारे भाजपा शासित राज्यों में कहीं थोड़ी बहुत कमी आई है या कोई राज्य हम हार गए हैं। निश्चित तौर से जहां पर हम हारते हैं वहां हमें जनता कहती कि आप विपक्ष में बैठो और विपक्ष का दायित्व निर्वाह करो। तो जहां हम विपक्ष में हो तो वहां विपक्ष का धर्म निभाते हैं, रात दिन सेवा करते हैं, सरकार अगर सही काम नहीं करती आवाज उठाते हैं। और जहां हम सत्ता में होते हैं रात दिन काम करते हैं। सत्ता का भी दायित्व हमारे ही पार्टी को उठाना पड़ता है, विपक्ष का दायित्व, चूंकि यहाँ सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच में जो अंतर होना चाहिए, ये विपक्ष वाले तो केवल अरे अब सत्ता चली गई, आप थानेदार के पास जा करके कैसे धमकाएं, डीएम को कैसे धमकाएं, एसपी को कैसे धमकाएं, तमाम उनके जो चरित्र रहा है, तो उनके बाकी राज्यों के साथ यूपी की तुलना मुझे लगता है इसलिए नहीं करना चाहिए कि 2014 से लेकर के 2019 तक का इतिहास, बहुत लेटेस्ट इतिहास आपके सामने है। इसलिए 2014 से 19 तक में जो हुआ है उससे भी अच्छा 2022 में होगा। मुद्दा क्या होगा इलेक्शन का, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले खबर ऐसी चल रही है कि ओम प्रकाश राजभर को मनाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। नहीं, हमारी तरफ से कोई मनाने की कोशिश नहीं, कोई मनाने की कोशिश, वो जहां है ठीक है। मैं समझता हूं कि हमारी जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन मित्रों के साथ पूरी तरह से मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ ही हमारे अपना दल और निषाद पार्टी है, और 2 पार्टियों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम फिर 2017 से बड़ी विजय 2019 में प्राप्त 22 में प्राप्त। आज आप लोगों की बैठक भी होने वाली है टिकटों के वितरण को लेकर, पहले दूसरे चरण के लिए, तो शाम तक अनाउंस हो जाएगा या थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा? भाजपा में ये प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक का जो निर्णय होता है वह निर्णय फिर हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड को जाता है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड जिनके लिए निर्णय करता है वह निर्णय अंतिम होता है। मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी सपा बसपा कांग्रेस की तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, या सबका साथ सबका विकास सबको साथ में लेकर के चलने वाली पार्टी। महंगाई मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में? देखिए, महंगाई एक चुनौती है, उसके खिलाफ भी सबको विश्वास है कि इस चुनौती से भी कौन निपट सकता है।
भारतीय जनता पार्टी निपट सकती है। अभी आप ही की तो सरकार है, कब निपटेंगे आप ये बताइए। आती है चुनौती, इतनी बड़ी महामारी आई, इतना बीच का गड्ढा आया, गैप आया, उसके बाद भी देश पटरी पर स्थापित है। गरीब को दोनों समय का भोजन मिल पाए इसकी व्यवस्था हो रही है, अन्य सुविधाएं मिल पाए उसकी भी व्यवस्था हो रही है। महंगाई बढ़ी है, उसके नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। और ये सपा बसपा वाले, कांग्रेस वाले क्या करेंगे? इनको अगर कोई वोट भी दे देगा तो गड्ढे में चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा वोट। मतलब महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा होते हुए भी आपको लग रहा है कि बीजेपी को ही लोग वोट हमने करेंगे? रोजगार सबसे अधिक दिया है, महंगाई को भी नियंत्रित करने का निरंतर प्रयास हो रहा है। महंगाई एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि लोगों का भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी ही जैसे बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ती है, उसमें से भ्रष्टाचार खत्म करती है। महंगाई के खिलाफ भी भाजपा ही लड़ेगी और भाजपा लड़ करके उसको समाप्त करेगी। अब दुनिया के बाजारों में अगर महंगाई बढ़ रही है तो भारत पर भी उसका असर होता है, क्योंकि आज का समय पूरा, जब तक हम आत्मनिर्भर भारत का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है उस दिशा में हम पूरी तरह से आगे स्थापित नहीं हो जाते, तब तक इस प्रकार की चुनौतियां आती जाती रहेंगी। लेकिन आने वाले समय में महंगाई भी पूरी तरह से नियंत्रित होगी, रोजगार के अवसर भी बहुत बढ़ेंगे और जो समस्याएं हैं हर समस्या का समाधान जरूर मतलब आने वाले समय में जब बीजेपी की फिर से प्रदेश में सरकार बनेगी तब महंगाई नियंत्रित होगी। सरकार तो बननी ही है, लोगों का भरोसा है भाजपा पर। जो भरोसे को तोड़ दिए हैं उन पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। जब वो झूठ की दीवार खड़ी करते हैं तो सच के बुलडोजर से हम लोग, सच की जेसीबी से हम लोग उस दीवार को खत्म कर देते हैं। कि ऐसा झूठ बोल करके अगर जनता को गुमराह करोगे तो वह गुमराह करने की जो कोशिश कर रहा है उसको ये पता है भारतीय जनता पार्टी के जो साइबर योद्धा, मतलब चाहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हों और चाहे किसी अन्य स्थान पर हों, उसका मुकाबला करते। ठीक है, एक बार फिर से जरा आप मथुरा होकर जल्दी से वापस लौट आते हैं। मुख्यमंत्री के वहां से चुनाव लड़ने की चर्चा है, अगर वो वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या केशव प्रसाद मौर्य तैयार हैं मथुरा से इलेक्शन के लिए? देखिए, मैंने आपको एक बात कहा है और मैं आज तक के मंच से ये जरूर कह करके जा रहा हूं कि हमारे यहाँ मैं क्या करूंगा, योगी जी क्या करेंगे, अन्य कोई नेता मंत्री क्या करेगा, यह व्यक्ति नहीं तय करता है, पार्टी तय करती है। पार्टी तय कर देगी, कहीं से भी तय कर देगी, वहां से लड़ेंगे, वहां से कमल खिला करके आएंगे। केशव नाम है, अगर कर देगी मथुरा से तो चुनाव लड़ेंगे मथुरा से आप? मैंने कहा कि ये काल्पनिक सवाल करके काल्पनिक जवाब लेने का कोई मतलब नहीं है। निश्चित तौर से चुनाव समिति की बैठक के बाद जो भी सूची होती है उस माननीय संसदीय बोर्ड के समक्ष रखी जाती है और वहां से जो निर्णय होता है उसके अनुसार प्रत्याशी घोषित हो जाते हैं। उसके बाद सब अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जाते हैं। लेकिन आप लोगों की इच्छा तो है ना कि बड़े नेता चुनाव लड़ें। अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों जगह खिलेगा कमल, ये आप ध्यान रखें। धार्मिक जगहों पर कमल खिलेगा, बाकी जगहों पर क्या होगा? 300 कमल क्या केवल हर जगह जन्मभूमि नहीं है, हर जगह तीर्थ स्थल नहीं है। उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक जब कमल खिलेंगे वह गांव के अंदर रहने वाले किसानों के आशीर्वाद से भी खिलेंगे, मजदूरों के आशीर्वाद से भी खिलेंगे, माताओं बहनों के आशीर्वाद से भी खिलेंगे। खिलेगा कमल 300 से अधिक। लेकिन चूंकि विशेष तौर से आप अयोध्या, काशी, प्रयाग, मथुरा का नाम लेती हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं इन सभी क्षेत्रों में कमल का फूल खिलेगा, उसमें लक्ष्मी मैया विराजमान होंगी और लक्ष्मी जी आएंगी तो विकास होगा। लक्ष्मी जी कोई साइकिल पे बैठ के आएंगी नहीं, हाथी पे बैठ के आएंगी नहीं, पंजे पे बैठ के आएंगे नहीं, वो तो कमल के फूल पर बैठ करके आएंगी। ये एक अलग ही, अब लक्ष्मी जी की भी एंट्री हो गई। अभी तक तो भगवान श्री राम थे, उधर काशी विश्वनाथ धाम, मथुरा, और अब लक्ष्मी जी की भी एंट्री हो गई इसी मंच से। आप लोग भी मतलब धन्य हैं प्रभु, आप लोग, कोई भी भगवान बचना नहीं चाहिए। अब अखिलेश यादव के सपने में कृष्ण आ जाए, उनको भी आप कह देते हैं कि नहीं नहीं, आगे उनको हराने की बात करते होंगे। खैर, उस पर से आगे बढ़ते हुए अब जरा मैं आ जाती हूँ, केशव प्रसाद मौर्य चुनाव तो लड़ेंगे ना? हाँ, निश्चित तौर से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अगर पार्टी लड़ाएगी तो जरूर मैं लड़ना चाहता हूँ और पार्टी का जहाँ से निर्देश होगा वहाँ से लड़ना चाहता हूँ। और मैं ये इच्छा रखता हूं कि मैं विधान परिषद की जगह मैं विधानसभा में अगर चुनाव लड़ करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में हूं तो मैं विधानसभा में आऊं, ये मेरी इच्छा है। लेकिन यह इच्छा से मैं अपने पार्टी को अवगत करा दिया हूं। अब पार्टी कहेगी कि लड़ना है तो निश्चित तौर से लड़ेंगे और पार्टी अगर और कोई जिम्मेदारी देगी तो वह जिम्मेदारी निभाएंगे। डिजिटल माध्यम से अब चुनाव प्रचार होगा, इसको लेकर क्या तैयारी है? किस तरह से आप लोगों ने अपना वॉर रूम तैयार करके रखा हुआ है? कहा जा रहा है कि 3 लाख से ज्यादा ऐसे कार्यकर्ता हैं आपके जो सीधे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर से हमारे हर बूथ पर 50 से अधिक जो सोशल मीडिया पर काम करने वाले वह कार्यकर्ता होते हैं दिन रात पर। उसमें युवा सर्वाधिक है, मातृशक्ति हमारी सर्वाधिक है, वह पूरा मोर्चा संभाले हुए।
ये घबराए इसलिए कि उनके बीच में इन्होंने जो किया है वो सच को हम लोग इनके कार्यकाल के वीडियो जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इनको लगता है कि हमारी गुंडागर्दी को जनता भूल जाएगी, भाजपा भूलने नहीं देगी। इनका दंगा भूलवाने ये चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर का दंगा भूल जाएं, नहीं भूलवाने देंगे हम। जो इन्होंने किया है, जमीन पे कब्जा किया है, मकान पे कब्जा किया है, माताओं बहनों पर अत्याचार किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो वह सब चीज उजागर करेंगे, जन जन तक के बीच पहुंचाने का काम करते हैं, वो पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, जन जन तक पहुंचाने का काम आप लोगों की ओर से किया जाता रहेगा। अब 2 महीने के बाद ही इसका निर्णय भी हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही सवाल ये भी, सोशल मीडिया पर हम सब जानते हैं कि बहुत सारी फर्जी खबरें वायरल होती हैं, फर्जी स्नैपशॉट वायरल होते हैं। किसी नेता ने कोई बयान दिया नहीं, लेकिन उसको चिपकाकर, चाहे आपके विरोधी हो, चाहे दोनों ही पक्षों की ओर से की जाती है, किसी एक पक्ष को इसमें ब्लेम। तो सोशल मीडिया कितना बड़ा चैलेंज भी है आप लोगों के लिए? जो चैलेंज है, सच्चाई उसके माध्यम से कैसे पहुंचाएंगे जनता? देखिए, सच्चाई जो होती है, सच्चाई सबके सामने आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म गलत खबर फैलाने का पक्षधर नहीं है। जो गलत खबर फैलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। गलत खबर नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन सही बात सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जरूर लेकर के आनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों करोड़ की संख्या में जो आज अखबार नहीं पढ़ते हैं, टीवी नहीं देखते हैं, उनके पास वो समय नहीं होता है, लेकिन उनके पास इस बात का समय जरूर रहता है कि हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, हाथ पे मोबाइल है तो मोबाइल पे क्या खबर चल रही है उस खबर को देख लेते हैं। आपके पास तो बड़े बड़े नेता हैं, एक एक करके तमाम लोग टीवी चैनल पे आते रहेंगे, सब लोग दिखते रहेंगे। तो ये हमारी, अब अखिलेश यादव और बाकी पार्टियों के लिए तो ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। अगर श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी को इतिहास में दर्ज होना है तो मैं भविष्य में दर्ज कराने का काम मैं नहीं करूंगा, मेरी पार्टी नहीं करेगी। वो इतिहास के पन्ने में जाना तो इतिहास के पन्ने में जाएंगे। कांग्रेस अगर समाप्त हो रही है तो कांग्रेस समाप्त होगी, बसपा समाप्त हो रही है तो समाप्त होगी। सपा बसपा कांग्रेस के जो साथ में जो है उनका अगर अंत समय आ गया है कि वो राजनीति अब नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? अगर साइकिल में बैठेंगे, साइकिल की कितनी हैसियत होती है, 2 लोगों को बैठा के नहीं चलती। वैसे भी वो पंचर है, वो किसी का रिम टूटा है, किसी कैंची टूटी, किसी का पैडल टूटा है, तो उसमें कितने लोगों को बैठाएंगे? साइकिल इतने लोगों को नहीं बैठा सकती। आपके बुलेट में जरूर 2 लोग 3 लोग बैठ सकते हैं। बहन मायावती जी सक्रिय दिखाई नहीं दे रही हैं, तो उससे बीजेपी को फायदा है या नुकसान? भारतीय जनता पार्टी कौन सक्रिय है कौन निष्क्रिय है, इसके आधार पर अपने फायदे और नुकसान का आकलन नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के दम पर डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो विकास का काम किया है, उस विकास के दम पर 2022 में फिर से कमल खिलाने का काम करती है। कौन सक्रिय? सब तो आपस में मिले हुए, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस पार्टी 40% महिलाओं को टिकट दिया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है जिताऊ उम्मीदवार। उनको कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी के पास तो मैं यह समझता हूँ फोटो खिंचाने वालों के अलावा कोई बचा नहीं। अगली बार 7 विधायक आएंगे चुन करके कि नहीं आएंगे? जो भाजपा के साथ, भाजपा के 2017 के चुनाव के समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन था। 47 पे कांग्रेस सिमट गई, 47 पे सपा सिमट गई, 7 पर कांग्रेस सिमट गई। ये अपने आंकड़े अगर 2022 में दोहरा लेंगे तो इनकी बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है, जल्दी जल्दी 2 सवाल मैं आपसे और जान लेती हूँ। जातिवाद के बिना उत्तर प्रदेश का चुनाव अधूरा माना जाता है। कहा जा रहा है कि ब्राह्मण मतदाता आप लोगों से नाराज है और उनको मनाने के लिए बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां जो ब्राह्मण नेता की चेहरे, जेपी नड्डा साहब ने भी मीटिंग की थी ऐसे नेताओं के साथ राजधानी दिल्ली में। इस बात में कितनी सच्चाई है? मैंने आपको पहले बताया, भारतीय जनता पार्टी अगड़ा पिछड़ा दलित की, जैसे गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी है ना, पवित्र त्रिवेणी, वैसे भारतीय जनता पार्टी अगड़ा वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित वर्ग हो, अनुसूचित जनजाति वर्ग हो, इसकी त्रिवेणी है साक्षात। और यहाँ पर सबका साथ सबका विकास का जो एक संकल्प लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब काम कर रहे हैं, उस काम को करने के कारण सब हमारे साथ हैं। आप जिस वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग से, 2017 में तो बड़े ख्वाब दिखाए थे आपने खुद को लेकर उन लोगों को, तो अब उनके मन में होगा ना कि हमारा नेता भी कहाँ है? निश्चित तौर से जो सपने दिखाए थे भारतीय जनता पार्टी ने, उस सपने को साकार किया। देश के प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं, उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से आता है, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पिछड़े वर्ग से आता है, और उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग का एक एक वोट एकजुट है। कोई उसमें एक भी जो कोई स्वप्न देख रहा होगा कि हम पिछड़ों को बांट लेंगे, वो बांटने में इसलिए नहीं सफल होंगे। एक याद दिला करके मैं भी अपनी बात पूरी करूंगा, जैसा आप बता रही हैं। अभी पिछले दिनों मोहम्मद अली जिन्ना का नाम तो श्री अखिलेश यादव जी ले लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, लेकिन स्वर्गीय मुख्यमंत्री बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी का निधन हो गया। उनको डर था कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए अपनी कुर्सी रामलला के चरणों में चढ़ा देने वाले मुख्यमंत्री को
अगर हम उनको अंतिम विदा देने के लिए चले गए तो उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। इतनी घटिया तुष्टीकरण की राजनीति पिछड़े वर्ग के यूपी के सबसे बड़े नेता का अपमान करके श्री अखिलेश यादव जी ने किया था। आखिरी सवाल, 300 से ज्यादा आपको आ रही हैं, तो अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के राजभर जी भी आ चुके हैं, इन लोगों को कितनी सीटें जा रही हैं? मैं बता रहा हूं ना कि 300 से अधिक सीटें, 325 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं। 75 में जो जितना पाए अपना बांट ले, मुझे उसमें आपत्ति नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया उप मुख्यमंत्री जी आज तक पंचायत के इस मंच पर आने के लिए और शानदार बेबाकी से अपनी बात कहने के लिए। इस महामंच के जरिए हर एक आवाज को आप सुनेंगे, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। लगातार दिन भर ये सिलसिला जारी रहेगा। एक ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।